गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटा अपनी वॉइस को म्यूट कर लीजिए ताकि हम आगे अपनी बात बढ़ाएं, टॉपिक को शुरू करें। आज हमारी मुख्य पुस्तक है आरोह भाग 2। उसका पहला चैप्टर शुरू करते हैं। कविता का नाम है आत्म परिचय। आत्म परिचय कविता है और कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। नाम से हम लगभग अनुमान लगा चुके हैं या हमें पता भी है कि एक महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के ये पिता हैं और एक बहुत बड़े कवि हरिवंश राय बच्चन। आत्म परिचय कविता का भावार्थ करने से पहले हम 4 बातें इस कविता के विषय में, कवि के विषय में जानना चाहेंगे। नंबर 1 है हालावाद। देखिए, हालावाद एक दर्शन है और हालावादी दर्शन की प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन ही है। अगर हमसे पूछा जाए हालावाद के प्रवर्तक कौन है तो हम बता सकते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन। फिर हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हालावाद क्या है या हालावादी दर्शन क्या है, ऐसा भी हमसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, हाला का अर्थ होता है शराब। जैसे शराब में नशा होता है वैसे प्रेम में भी नशा होता है। इसी बात को सिद्ध करने वाले, इसी बात को बताने वाले दर्शन का नाम है हालावाद। हालावादी दर्शन के अनुसार जैसे शराब में नशा होता है वैसे ही प्रेम में भी नशा होता है। जैसे शराब में नशा होता है वैसे प्रेम में नशा होता है। ये अंकित सोनू दरिया, बेटा म्यूट नहीं कर रखा, वॉइस म्यूट करें अंकित। तो देखिए, हालावादी दर्शन क्या है तो हम कह सकते हैं हालावादी दर्शन के अनुसार जैसे शराब में नशा होता है वैसे ही प्रेम में भी नशा होता है। यही हालावादी दर्शन है। हालावादी दर्शन यही कहता है कि जैसे प्रेम में नशा है, शराब में नशा है, वैसे प्रेम में भी एक नशा होता है। यही बात बताने वाला दर्शन हालावाद कहलाता है। दूसरी बात, रुबाई छंद। इस आत्म परिचय कविता में रुबाई छंद का प्रयोग किया गया है। ये रुबाई छंद का नाम है और ये हमारे हिंदी का छंद नहीं है, उर्दू फारसी का छंद है। उर्दू फारसी का एक छंद है रुबाई। आत्म परिचय कविता में इस रुबाई छंद का प्रयोग किया गया है। और हम कैसे पहचाने तो रुबाई छंद में 4 पंक्तियां होती है। रुबाई छंद में 4 पंक्तियां। ये बेटा अनुष्का शर्मा म्यूट करें। विष्णु कुशवाहा म्यूट करें। क्या आयुष बुनकर बोले बेटा आप? वॉल्यूम आ रही है क्या? आयुष बुनकर वॉल्यूम आ रही है क्या?
देखिए, रुबाई छंद उर्दू फारसी का छंद है। एक बार बेटा वॉल्यूम चेक करें, कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है वॉल्यूम नहीं आ रही है। वॉल्यूम आ रही है क्या? यस सर। अब म्यूट कर लीजिए। ठीक है बेटा, ओके। रुबाई छंद क्या होता है बेटा? इसमें 4 पंक्तियां होती है। इस छंद की पहचान क्या है कि 4 पंक्तियां होती है। पहली, दूसरी और चौथी जो पंक्ति होती है, पहली, दूसरी और चौथी जो पंक्ति होती है उसमें तुकबंदी होती है। तुकबंदी का अर्थ होता है बेटा अंतिम 2 स्वर समान होना। पहली पंक्ति के अंत में देखें जो 2 स्वर है, आपको दूसरी पंक्ति के अंत में भी वे ही 2 स्वर मिलेंगे और चौथी पंक्ति के अंत में भी वे ही 2 स्वर मिलेंगे। तो ऐसा तुकबंदी हम देखते हैं कि प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति के अंत में हमें तुकबंदी मिलेगी और तीसरी जो पंक्ति है वो तुकबंदी से मुक्त होती है, उसमें तुकबंदी नहीं होती है, वो तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। तो प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति में तुकबंदी हो और तीसरी मुक्त या स्वतंत्र हो तो फिर वो रुबाई छंद होता है, ये हम पहचान सकते हैं। जब हम इस कविता को अभी पढ़ेंगे, भावार्थ ग्रहण करेंगे तो हम चेक करेंगे क्या वास्तव में वहां रुबाई छंद है या नहीं है। इसके बाद है विरोधाभास अलंकार। इस कविता में विरोधाभास अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है और अलंकार के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि जब काव्य पंक्तियों में विरोध का आभास होता है, 2 परस्पर विरोधी तत्वों का वर्णन होता है, तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे शीतलता और अग्नि। हम जानते हैं कि जहां शीतलता है वहां अग्नि नहीं हो सकती और जहां अग्नि है वहां शीतलता नहीं हो सकती। तो ये 2 परस्पर विरोधी बातें हैं, विरोधी तत्व है, इसे हम पहचानेंगे विरोधाभास अलंकार। बनाता, मिटाता। बनाना और नष्ट करना ये दोनों परस्पर विरोधी बातें, तो यहां भी विरोधाभास अलंकार होगा। तो जब भी हम ऐसा देख लें कि परस्पर विरोधी तत्वों का या बातों का वर्णन यहाँ पर आ गया है तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। और इस कविता में भी हम पढ़ते समय देखेंगे कि बहुत ज्यादा विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, बार बार हुआ है। और चौथी बात इस कविता से संबंधित है वह है वियोग श्रृंगार रस। ये कविता है वियोग श्रृंगार रस पर आधारित है, से संबंधित है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, 2 भागों में विभाजित है। एक है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस कहाँ होता है? जहां प्रेम की बातें होती है, मधुरता की बातें हो रही है, सुंदरता की बातें हो रही है और जिसकी सुंदरता या प्रेम की बातें हो रही है वह आपके साथ, आपके पास है, आपके सामने ही है, तो फिर वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे जब सीता जी ने पुष्प वाटिका में राम को देखा तो राम को देखकर उनके मन में प्रेम भाव उत्पन्न हो गया
और तुलसीदास जी जब इसका वर्णन करते हैं कि राम को देखकर सीता के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार हुआ, क्योंकि राम को देखकर, राम उनके सामने हैं, तब उनके मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। तो ऐसा वर्णन जब हम देखें, पढ़ें, तो हमें पता चल जाता है ये संयोग श्रृंगार है, क्योंकि राम उनके सामने है। जब गोपियां या राधा जी कृष्ण के साथ है और फिर उनमें प्रेम भाव की बातें हो रही है, मधुरता की बातें हो रही है, सुंदरता की बातें हो रही है उनके बीच, तो वहां संयोग श्रृंगार है। लेकिन जब जिसकी सुंदरता, प्रेम या मधुरता की बातें करें वो आपके पास, आपके साथ नहीं हो, तो वियोग श्रृंगार रस होगा। जब मां सीता का हरण करके रावण उसे लंका ले गया, तो वहां अब लंका में भी सीता जी को राम याद आ रहे हैं, वो प्रेम या मधुरता की बातें याद आ रही है, तो वहां वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि राम उनके पास, उनके साथ नहीं। ऐसे ही कृष्ण जी की बात करें कि कृष्ण जब द्वारकाधीश बन गए, गोपियों को छोड़ गए और द्वारका के राजा बन गए, तो फिर गोपियां भगवान कृष्ण को बहुत याद करती है, पीड़ित हो जाती है उनके बिना। लेकिन वो प्रेम या मधुरता की बातें याद आ रही है, याद कर रही हैं, लेकिन कृष्ण उनके साथ नहीं है, इसलिए वियोग श्रृंगार रस है। और यहाँ इस कविता में भी ऐसा ही हुआ है कि कवि की पत्नी की मृत्यु हो गई है। अब कवि को वो प्रेम पूर्ण बातें, वो प्रेम भाव, अपनी पत्नी की यादें आ रही है, ऐसा वर्णन इस कविता में है। तो वियोग श्रृंगार रस से संबंधित ये आत्म परिचय कविता है। तो इस कविता की 4 महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आप नोट कर लें, ध्यान रखें। अपनी बुक में अपनी कविता शुरू हो रही है, वहां इन 4 बातों को लिख लें, ताकि जब भी पढ़े तो हमें पता चल जाए। हालावादी दर्शन से संबंधित ये कविता है। इसमें रुबाई छंद का प्रयोग है, विरोधाभास अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है, और वियोग श्रृंगार रस से संबंधित ये कविता है। अब हम इस कविता का भावार्थ सीखते हैं, आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं। पहला पद है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। अब आप इस पद को देखें, प्रथम पंक्ति में देखिए 2 स्वर हैं, आ ऊ। दूसरी पंक्ति के अंत में भी देखें, आ ऊ। चौथी पंक्ति के अंत में भी देखें, आ ऊ। लेकिन तीसरी पंक्ति में देखें तो ए। तो हमने ये कहा था कि यहाँ रुबाई छंद है, 4 पंक्तियां होगी, प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति में तुकबंदी होगी, और तीसरी पंक्ति तुकबंदी से मुक्त या स्वतंत्र होगी। ऐसा होता है तो वहां रुबाई छंद होता है, और ये एक उर्दू फारसी का छंद है। तुम पहचान गए कि वास्तव में यहाँ इस कविता में रुबाई छंद है।
देखें भावार्थ करते हैं, मैं जग जीवन का, जग यानी संसार होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ होगा सांसारिक। मैं सांसारिक जीवन का भार लिए यानी लेकर फिरता हूं यानी घूम रहा हूं, घूम रहा हूं, फिरता हूं, घूम रहा हूं। कनिष्का सोनी बेटा म्यूट करें, कनिष्का सोनी वॉइस म्यूट करें बेटा, डिस्टर्बेंस नहीं करें बीच बीच में, सुने। लास्ट के 5 मिनट में आपको दूंगा, उसमें आप अपनी बात, अपना डाउट क्लियर करें, पूछें आराम से, ठीक है। मैं सांसारिक जीवन का भार लेकर घूम रहा हूं। कवि हरिवंश राय बच्चन की पत्नी की मृत्यु हो गई है। अब उस वियोग अवस्था में कवि कह रहे हैं कि मैं सांसारिक जीवन का भार लेकर घूम रहा हूं, अर्थात मेरा ये जो सांसारिक जीवन है अब भार हो गया है। यहां से प्रश्न भी बन सकता है ना कि कवि का सांसारिक जीवन भार क्यों हो गया, कवि ने अपने सांसारिक जीवन को भार क्यों कह दिया। तो हमारा उत्तर होगा कि कवि की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, अब उन्हें सहयोग करने वाला कोई भी नहीं रहा है, इसलिए वियोग की पीड़ा के कारण उन्होंने अपने सांसारिक जीवन को भार स्वरूप बताया है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं सांसारिक जीवन का भार लेकर घूम रहा हूं। मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, प्यार यानी प्रेम। मैं जीवन में प्रेम लेकर घूम रहा हूं। देखो पहली पंक्ति में तो उन्होंने कह दिया कि मेरा जीवन भार लगने लगा, मुझे मेरा तो सांसारिक जीवन भार हो गया, और दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि मैं तो प्रेम लेकर घूम रहा हूं। तो ये दोनों विरोधी बातें हैं। पहली पंक्ति में जीवन ही भार हो गया और दूसरी पंक्ति में कहते हैं मैं तो प्रेम लेकर घूम रहा हूं, तो परस्पर विरोधी बातें हैं। इसलिए इन दोनों पंक्तियों की बात करें तो विरोधाभास अलंकार हैं। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि इस कविता में विरोधाभास अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है, और प्रथम पंक्तियों की बात करें तो विरोधाभास अलंकार हमें नजर आ गया है। मैं जीवन में प्रेम लेकर घूम रहा हूं, इसका अर्थ यह है कि कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा सांसारिक जीवन तो भार हो गया, लेकिन फिर भी अब मैं अपना जीवन प्रेम के सहारे से व्यतीत कर रहा हूं, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करके कैसे तैसे अपना जीवन बिता रहा हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, यहां किसी जो शब्द है वो पत्नी के लिए आया है। आप कठिन जो शब्द हैं उनका अर्थ नोट करते रहें अपनी नोटबुक में या अपनी बुक में सीधे, ताकि दोबारा पढ़े तो हमें दिक्कत नहीं आए। झंकृत ऐसे कैसे रहने दीजिए, झंकृत का अर्थ होता है हिला देना। जिनको, यहां जिनको शब्द हृदय के लिए आया है, जिनको ये हृदय के लिए हैं, और छूकर यानी स्पर्श करके, छूकर स्पर्श करना। कवि कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे हृदय को स्पर्श करके झंकृत कर दिया है। मेरी पत्नी ने मेरे हृदय को स्पर्श कर झंकृत कर दिया, अर्थात मेरे हृदय को बहुत प्रभावित किया था मेरी पत्नी ने। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं, और यहाँ 2 तार एक संकेत दिया है कवि ने। एक वाद्य यंत्र की बात करें जिसमें 2 तार हो, वीणा, माँ भारती सरस्वती जो बजाती है वीणा, उसी वीणा की बात हो रही है।
कि केवल 2 तार है, फिर भी एक बहुत महान, सबसे अच्छा वाद्य यंत्र है। तो वीणा की बात हो रही है कि जैसे वीणा में 2 ही तार होते हैं, वैसे ही अब मेरे अंदर सांसें। अब यहां 2 सांसें तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम लिख लेते हैं कुछ सांसें। जैसे वीणा में 2 तार होते हैं, वैसे ही मेरे अंदर कुछ ही सांसें शेष हैं, जिन्हें लेकर मैं घूम रहा हूं। अर्थात पत्नी के वियोग में इतने पीड़ित हो गए, अब कह रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ ही सांसें बची है, जल्दी ही मैं भी मृत्यु का वरण करने ही वाला हूं। अपनी पत्नी के वियोग में ऐसा कह रहे। तो हम जान गए वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है, वियोग श्रृंगार रस से संबंधित है ये। वापस से देखें, मैं सांसारिक जीवन का भार लेकर घूम रहा हूं, अर्थात मेरा ये सांसारिक जीवन अब भार स्वरूप हो गया है। फिर भी मैं जीवन में प्रेम लेकर घूम रहा हूं, प्रेम के सहारे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। मेरी पत्नी ने मेरे हृदय को स्पर्श करके झंकृत कर दिया था, मेरे हृदय को मेरी पत्नी ने प्रभावित कर दिया था। और अब जिस प्रकार वीणा में 2 ही तार होते हैं, उसी प्रकार मेरे अंदर कुछ ही सांसें शेष रही है, जिन्हें लेकर के मैं घूम रहा हूं। कि मनीष हाथीवाल बेटा वॉइस म्यूट करें, डिस्टर्बेंस हो रहा है। मनीष हाथीवाल बेटा बार बार क्यों कहना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पद हम शुरू करते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, यह संसार जग पूछ रहा उनको, जग पूछ रहा उनको, दीपक शर्मा जो जग की गाते तो बेटा वॉल्यूम क्यों आ रही है बीच बीच में। वॉइस को म्यूट कर लीजिए बेटा सभी स्टूडेंट्स। जग पूछ रहा उनको, जो जग की गाते मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मैं अपना मन का गान किया करता हूं। देखिए स्नेह यानी प्रेम और सुरा यानी शराब। तो यहां पर प्रेम की तुलना शराब से की जा रही है, प्रेम को शराब के समान बता रहे हैं। शराब में नशा होता है हम सब जानते हैं, वैसे प्रेम में भी नशा होगा, तुलना की जा रही है आपस में। तो प्रेम रूपी शराब, स्नेह सुरा का अर्थ हुआ प्रेम रूपी शराब। तो इससे हम समझ गए कि हालावाद से संबंधित ये कविता है, वही बात आ रही है। दूसरी बात, प्रेम की तुलना शराब से की जा रही है, जिसकी तुलना जिससे की जाए, यानी उपमेय और उपमान, इनके बीच यदि कोई शब्द या शब्दांश नहीं आता है, तो हम अलंकारों में पढ़ चुके हैं,
वहां रूपक अलंकार होगा। ये रूपक अलंकार की पहचान हमने सीखी थी कि जिसकी तुलना जिससे करें इनके बीच में कोई शब्द या शब्दांश नहीं आएगा तो रूपक अलंकार होगा। स्नेह सुरा में भी रूपक अलंकार है, इसे आप नोट करें। पान का अर्थ होता है सेवन करना, सेवन। कवि कह रहे हैं मैं प्रेम रूपी शराब का सेवन किया करता हूं। मैं कभी न जगे नहीं संसार, मैं इस संसार का ध्यान न यानी नहीं करता हूं। मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं करता हूं। और यहां से प्रश्न बनता है कवि इस संसार का ध्यान क्यों नहीं करते हैं, कवि को इस संसार का ध्यान क्यों नहीं रहता है। तो उत्तर भी यही है। देखो कवि ने अभी अभी कहा था कि मैं प्रेम रूपी शराब का सेवन किया करता हूं, और उस प्रेम रूपी शराब की मादकता के कारण, नशे के कारण मुझे इस संसार का ध्यान ही नहीं रहता है। तो आप बता देंगे कवि प्रेम रूपी शराब का पान करते हैं, सेवन करते हैं, और उसकी मादकता के कारण, उसके नशे के कारण कवि को इस संसार का ध्यान नहीं रहता है। ये जग यानी संसार, पूछ रहा यानी चाहता है, पूछने का अर्थ चाहना है। यहां पर ये संसार उन्हें चाहता है जो जग की गाते यानी संसार के अनुसार चलते हैं। जग की गाते संसार के अनुसार। देखिए कवि ये कह रहे हैं कि ये संसार उन्हें चाहता है जो संसार के अनुसार चलते हैं। जैसा संसार चाहता है वैसे ही कार्य करते हैं, ये संसार तो उन्हें चाहता है। लेकिन खुद के लिए कह रहे हैं मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं तो वही करता हूं जो मेरा मन कहता है। मैं इस संसार के अनुसार कार्य नहीं करता, ये संसार जैसा चाहता है वैसा मैं कार्य नहीं करता, मैं तो वही करता हूं जो मेरा मन कहता है। मैं मन का गान किया करता हूं, अपने मन के अनुसार ही कार्य किया करता हूं। वापस से देखें, मैं प्रेम रूपी शराब का सेवन किया करता हूं, उसकी मादकता के कारण मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं करता हूं। यह संसार उन्हें चाहता है जो संसार के अनुसार ही चलते हैं या कार्य करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, अर्थात मैं वही कार्य करता हूं जो मेरा मन कहता है। आगे बढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार मुझको न भाता। मैं स्वप्नों का
संसार लिए फिरता हूं। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। देखिए कवि क्या कह रहे हैं इस पद में। निज यानी अपने, कठिन शब्द आप लिखते रहें। उर यानी हृदय, उद्गार यानी भाव। मैं अपने हृदय के भावों को लेकर घूम रहा हूं। और कवि के हृदय में कौन से भाव हैं? प्रेम भाव। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं अपने हृदय के प्रेम भावों को लेकर घूम रहा हूं। कवि के हृदय में प्रेम भाव हैं, उनको लेकर के कवि घूम रहे हैं। मैं निज उर के उपहार, निज यानी अपने, उर यानी हृदय, मैं अपने हृदय के भावों को उपहार के समान बताया। देखो, उपहार के समान लेकर घूम रहा हूं। मैं अपने हृदय के भावों को उपहार के समान लेकर घूम रहा हूं। हृदय के भावों की तुलना उपहारों से की है। देखो क्यों की है? जैसे हमें कोई उपहार मिलता है तो हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसे अपने घर ले जा करके और अच्छे से संभाल करके रख लेते हैं, सजा करके रख लेते हैं, सावधानी पूर्वक रख लेते हैं। ठीक कवि के हृदय में भी प्रेम भाव हैं और उन प्रेम भावों को उन्होंने हृदय में इस तरह से संभाल करके रखा है जैसे हम उपहारों को संभाल करके या सजाकर अच्छे से रख लेते हैं। तो मैं अपने हृदय के भावों को उपहारों के समान लेकर घूम रहा हूं। यह संसार अपूर्ण है, मुझको न भाता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहां भी दो प्रश्न बनते हैं। एक बनता है कि कवि को संसार अपूर्ण क्यों लगता है, संसार को अपूर्ण क्यों कहा कवि ने। दूसरा प्रश्न बनता है कि कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता है। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, क्योंकि इस संसार में प्रेम का अभाव है। तो आप जब भावार्थ करें तभी इस बात को लिख लें ताकि हमेशा हमें ध्यान में रहे। कैसे लिखेंगे? यह संसार अपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है, इसलिए यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर पूछा जाए कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा तो भी उत्तर होगा क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है। और अगर पूछा जाए कवि को यह संसार अच्छा क्यों नहीं लगता तो भी उत्तर वही है कि संसार में प्रेम का अभाव है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। कवि कह रहे हैं कि जो मेरे हृदय में, इस संसार में तो प्रेम का भाव है, इस संसार में तो प्रेम है ही नहीं, तो मैं प्रेम भावों का स्वप्न देखते हुए, क्योंकि इस संसार में प्रेम भाव है नहीं, अभाव है, तो मैं तो प्रेम भावों का स्वप्न देखता हुआ इस संसार में घूम रहा हूं। प्रेम भावों का स्वप्न लेकर ही इस संसार में घूम रहा हूं। वापस से देखें, मैं अपने हृदय के भावों को, प्रेम भावों को लेकर घूम रहा हूं। मैं अपने हृदय के उन प्रेम भावों को उपहार के समान लेकर घूम रहा हूं। यह संसार अपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं प्रेम भावों का स्वप्न देखता हुआ इस संसार में घूम रहा। ये तो हमारा भावार्थ हुआ। हम देखें कि पहली पंक्ति के आगे अल्प विराम लगा है, तीसरी पंक्ति के आगे भी अल्प विराम लगा है और अंतिम पंक्ति है वहां पूर्ण विराम लगा है। लेकिन जो दूसरी पंक्ति है उसके आगे देखते हैं कि एक ऐसा चिन्ह लगा है, पहले एक बिंदी है और फिर नीचे अल्प विराम है, ऐसा चिन्ह लगा है, इसको हम बोलते हैं अर्ध
विराम। अल्प विराम में अल्प बहुत कम समय रुकते हैं, और जहां अर्ध विराम होता है वहां थोड़ा अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय के लिए भी हम रुक सकते हैं। तो अर्ध विराम का भी प्रयोग हुआ है, बहुत कम इसका प्रयोग देखने को मिलता है, इसलिए हम लगभग जानते भी नहीं है अर्ध विराम होता है। तो अब जाने अर्ध विराम चिन्ह का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। हम पहला जो पद है इसकी तो सप्रसंग व्याख्या करेंगे आज, और जो दूसरा और तीसरा पद है इसकी केवल भावार्थ या व्याख्या ही करनी है। सप्रसंग व्याख्या के लिए तो आपको चारों भाग लिखने पड़ेंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। और बाकी दो में आपको क्या करना है, पहले दो शब्द लिखें, अंतिम दो शब्द लिखें और केवल इसका भावार्थ। फिर इस तीसरे पद में भी ऐसे ही करेंगे, प्रथम दो शब्द, अंतिम दो शब्द और केवल भावार्थ। तो पहले में सप्रसंग व्याख्या करनी है, बाकी दोनों का भावार्थ आपको करना है। और जो इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न मैं आपको अभ्यास के लिए आज भेज दूंगा, उनका भी आप अभ्यास करें, वो भी अपनी नोटबुक में हल करें। ये वर्क भी आपको नोटबुक में हल करना है, और जो आज के लिए अभ्यास प्रश्न भेजे जाएं उनको भी आपको नोटबुक में हल करना है। और सीरियस होकर के अब हम बोर्ड क्लास की तैयारी शुरू कर दें, मैच्योरिटी के साथ, गंभीरता के साथ, एकाग्रता के साथ अपनी क्लास ले में। किसी भी कारण से अगर क्लास मिस हो जाती है, कोई बड़ा रीजन होता है उसके पीछे, तो आप मेरे से बात करें, सर मेरी क्लास मिस हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसका विकल्प हमारे पास है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लें, अच्छे से अच्छे पढ़ें, समझें। आपका कोई डाउट हो तो टीचर से कंसल्ट करें। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। अपने वॉइस को ऑन करें और कोई भी अपनी बात पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा। सर झंकृत का मतलब? हाँ जी, झंकृत, देखो झंकृत के अर्थ होते हैं या तो हिला देना या बजा देना। अगर हम वीणा के अर्थ में झंकृत का अर्थ लगाएंगे तो ऐसा कर सकते हैं, वीणा में दो तार होंगे और दोनों तारों को स्पर्श करके और हम वीणा को बजाते हैं। तो यहाँ झंकृत का अर्थ अगर वीणा के अर्थ में लेंगे तो फिर बजा देना होता है, लेकिन हृदय के अर्थ में अर्थ लगा रहे ना, इसलिए यहाँ हृदय को बजाना तो कह नहीं सकते, इसलिए हृदय को प्रभावित कर दिया है। यहाँ झंकृत का अर्थ हम प्रभावित करने से लगा रहे हैं कि हृदय को पत्नी ने प्रभावित कर दिया था। और बोलिए बेटा, ऐसी बहुत सारी बातें जो भी पूछा गया है पूछ सकते हैं। कोई किसी प्रकार की बात या डाउट नहीं है आपको? ठीक है, शाबाश। अब ये वर्क कंप्लीट करें और अच्छे से आप व्याख्या, अच्छे से आप इन पदों को समझने का प्रयास करें, ताकि हम जब भी ऑफलाइन क्लास में मिलें तो हम जब भी टेस्ट लें, या आपका ऑनलाइन भी बेटा टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट में हम अच्छा स्कोर करें, क्योंकि परिस्थितियां पता नहीं कैसी हो सकती है, अनुकूल भी आ सकती है कि हो सकता है बहुत जल्दी अपनी ऑफलाइन क्लास हो जाए, प्रतिकूल परिस्थितियां भी बन